हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अभी काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ हैं और अभी एसएससी जीडी की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। टोटल पद कितने हैं हमारे? 25,487 है। इतने पद पर आई है और इस वीडियो एक ही वीडियो में ना मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगी कि आपको फॉर्म कब से कब तक फिल करना है, क्या क्राइटेरिया है इस पेपर का, सिलेबस क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं अभी आगे चल के आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। आप अच्छे से देखना इसको, आपको सारी जानकारी इसी वीडियो से मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हुआ है? 1/12 से शुरू है, यानी कि 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। ये हमारा कब से शुरू हुआ है? 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और 31 इसकी लास्ट डेट है। क्या है इसकी? 31 हमारी क्या है? लास्ट डेट है। और लास्ट डेट टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन वो कब की है? 31 की ही है। मतलब कि 31/11 तक आप इसमें क्या कर सकते हो? ऑनलाइन अपनी फीस पे कर सकते हो। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट कितने बजे तक है? वो क्या कह रहा है? 1 तारीख और 1 यानी कि 1 जनवरी 2026 तक है। वो भी 11 बजे तक है। आप मतलब लास्ट डेट है, जो बिल्कुल लास्ट टाइम है कि आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कब तक सबमिट कर सकते हो? आप कर सकते हो 31 तक। और अपनी फीस कब तक डिडक्ट करा सकते हो? आप कब तक कट करा सकते हो? वो 1 जनवरी 2026 तक करा सकते हो, रात के 11 बजे तक। फिर उसके बाद है डेट ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन पोर्टल कब खुलेगा हमारा? इसका जो भी आपसे कोई बाय मिस्टेक कुछ गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो हमारा 8 जनवरी से खुलेगा। 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक खुला रहेगा, शाम 11 बजे तक। और टेंटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये जो एग्जाम होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड होता है। मतलब ये फेब से लेके अप्रैल के बीच में हो सकता है। ये एग्जाम कब होगा आपका? फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में कभी भी हो सकता है। मान के चलो आप 15 फेब के बाद ही होगा, अगर होगा भी तो 15 फेब के बाद हो सकता है, या आपका मार्च में हो सकती है इसकी डेट शीट। वो एग्ज़ाम आएगा तब हमें पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल टेंटिव बताया गया कि फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। चलिए जैसे कि नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को पता है ये सारी वैकेंसी मैंने बता दिया आप लोगों की कास्ट वाइज, जो भी आपकी है वैकेंसी है। एससी में कितनी वैकेंसी होगी, एसटी में कितनी होगी, ओबीसी में कितनी होगी, ईडब्ल्यूएस में कितनी होगी, और इन सब में क्या 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 वैकेंसी होगी मेल और फीमेल के लिए। ये फीमेल का क्राइटेरिया, ये मेल का क्राइटेरिया है। टोटल वैकेंसी कितनी होगी ये बात कर लेते हैं हम। बीएसएफ में टोटल वैकेंसी कितनी है हमारी? बीएसएफ में मेल के लिए कितनी टोटल वैकेंसी है? 524 है। और वहीं फीमेल के लिए हमारे पास कितनी वैकेंसी है? फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी है? 92 है। यानी कि 92 चाहिए हमें, 92 बीएसएफ के लिए चाहिए हमें। और टोटल वैकेंसी कितनी हो गई इसकी? 616 पद पर बीएसएफ की वो आई है। और सीआईएसएफ में कितनी आई है? सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो सीआईएसएफ में आई है, जो कि हमारी क्या है? 14,595। क्या है? 14,595। और मेंस के लिए कितनी है? मेंस के लिए तो हमारी कितनी है? जो मेल है उनके लिए कितनी है? 13,135 है। और फीमेल के लिए 1,460, यानी कि 1,460 है। वहीं सीआरपीएफ की बात करते हैं तो उसमें क्या है? 5,490 वैकेंसी है। एसएसबी में कितनी है? 1,700, यानी कि 1,764 वैकेंसी है। और आईटीबीपी में कितनी है? 12,93 है। और एआर में हमारी कितनी वैकेंसी है? 1,000, यानी कि 1,706 वैकेंसी है। तो ये हमारी टोटल वैकेंसी हो गई। एसएसएफ में भी वैकेंसी है, वो कितनी है? वो 23 ही है। सबसे कम वैकेंसी किस में है? एसएसएफ में है वैकेंसी। तो ये आपको पता चल जाएगा कि ओबीसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है हर उसमें, जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें आप देख सकते हो। ओबीसी में आपको दिखाई दे रहा होगा 113 है, 2,958 है। सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में इतनी है, 1,343 है। ये सारी ओबीसी वालों की है। और इधर ओबीसी वालों में फीमेल में भी देखते हैं तो फीमेल में भी अच्छी खासी वैकेंसी है ओबीसी वाली कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के सामने नेशनैलिटी और सिटीजनशिप्स क्या होना चाहिए हमारा? कैंडिडेट जो होगा ना, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब वो इंडिया का होना चाहिए भाई। जो हमारा कैंडिडेट होगा ना, वो इंडिया से ही होना चाहिए। वैकेंसी इन सीएपीएफ एंड एआर आर स्टेट यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज।
मतलब कि एरिया वाइज होना चाहिए। हैंस कैंडिडेट मस्ट सबमिट अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जब भी आपको क्या करना है, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों को इसमें दिखाना है नेशनैलिटी के प्रूफ पे, कि आप किस एरिया से आते हो, यूनियन टेरिटरी से आते हो, स्टेट से आते हो, किसी राज्य से आते हो, केंद्र शासित प्रदेश से आते हो, तो आपका डोमिसाइल होगा, आपको इसमें डालना होगा। पीआरसी अगेन हिज डोमिसाइल स्टेट। ठीक है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए? द करिकुलर डेट ऑफ एज रिकॉग्निंग इज फिक्स्ड। एज कितनी होनी चाहिए, कब से काउंट करेंगे हम? एज जो हमें काउंट करनी है वो कब से काउंट करनी है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कब से काउंट करनी है, वो हमें एक जो एज होगी ना, हम कब से काउंट करेंगे वो हम कर लेंगे 1 तारीख, मतलब 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग होगी। प्रोविज़न होगा डेट ऑफ बर्थ का, जो भी होगा आपकी इतनी इतनी डेट होनी चाहिए, और 14/7/1998 के अकॉर्डिंग इस डेट को हम कर लेंगे। और इसकी मस्ट बी एज कितनी होती है? 18 से, आप 18 से 23 की उम्र में इस फॉर्म को फिल कर सकते हो आप। ठीक है, वही रिलैक्सेशन की हम बात कर लेते हैं। जब भी SC ST वालों की बात करते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा? 5 साल का रिलैक्सेशन है। कितने साल का है? 5 साल का। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। मान के चलो कोई अभी 23 का है और ओबीसी कैटेगरी में है, तो वो क्या कर सकता है? वो अभी फॉर्म भर सकता है। कब तक भर सकता है? 3 साल का उनको रिलैक्सेशन मिल गया, यानी कि वो 26 एज तक क्या कर सकता है? फॉर्म फिल कर सकता है। एक्स सर्विसमैन का क्या होगा? 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन, मतलब 3 ईयर डिडक्ट हो जाएगा सर्विस में जिस दिन से उसने शुरू किया था, जिस दिन उसका खत्म हुआ था उसके हिसाब से। अब नेशनलिटी सिटीजनशिप, ये मैं अभी आपको आगे बता के ही आई हूँ। ये हमारा क्या है? नोट बिफोर कब तक नहीं होनी चाहिए? 2/1/2003 एंड नोट लेटर देन इतने, मतलब 2008 के बाद की नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। ठीक है, और काउंट कब से करेंगे? 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग हम डेट को मानेंगे। ब्रॉन डेट इससे पहले की नहीं होनी चाहिए, और 2008 के बाद की नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इसमें 4 पोर्शन होते हैं। मेजरली कितने पोर्शन होते हैं इसके? 4 पोर्शन होते हैं। जीएस होता है हमारे पास, जीएस होता है, इसमें रीजनिंग होती है, और मैथ होता है, और इंग्लिश हिंदी होती है हमारी। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और इसके लिए हमें टाइम कितना मिलता है? ओनली 60 मिनट मिलता है। कितना मिलता है? 60 मिनट। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं हमारे? टोटल क्वेश्चन होते हैं 80। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 80। और 1 क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? 2 मार्क का होगा। 1 क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें से क्या होगा? 20 क्वेश्चन हमारे किसके होंगे? जनरल इंटेलिजेंसी के होंगे, यानी कि रीजनिंग के होंगे हमारे। 20 क्वेश्चन हमारे किसके होंगे? जनरल अवेयरनेस के होंगे। और 20 हमारे क्या होंगे? मैथ्स के। मैथ्स के वही टॉपिक मेजर जो सब एग्जाम में आते हैं। और 20 नंबर का जो पेपर होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगे। तो ये आपका टोटल पेपर टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 80 क्वेश्चन हो गए। और कितने मार्क्स का होगा? 160 मार्क्स का। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा? ये 160 मार्क्स का पेपर होगा। टाइम कितना दिया जाएगा? 1 घंटा मिलेगा इसमें आप, ओनली 60 मिनट। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के क्या क्या? एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स। ठीक है, विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। ठीक है, दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंस, विजुअलाइजेशन, ओरिएंटेशन, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग एंड फिगरल, जो फिगर की क्लासिफिकेशन होती है वो वाली रीजनिंग, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, etc। ये सारे क्या हैं? ये हमारे रीजनिंग के टॉपिक्स है, मतलब ये रीजनिंग का सिलेबस है कि इसमें से रीजनिंग आएगी। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं जनरल नॉलेज में, आप जनरल नॉलेज और अवेयरनेस में आप क्या कर सकते हैं? जनरल नॉलेज और अवेयरनेस क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट। ये सिर्फ आपका टेस्ट लेने के लिए होता है कि जो कैंडिडेट है उसको जनरल अवेयरनेस के बारे में कुछ पता है या नहीं पता है। क्वेश्चन विल ऑल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट। इसमें क्या होगा? करंट इवेंट भी होगा, इसमें करंट अफेयर भी पूछी जाएगी आपसे। क्या पूछा जाएगा? करंट अफेयर भी पूछी जाएगी। करंट अफेयर भी होगी आपकी इसमें। ठीक है, सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, मतलब कि एवरीडे के ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड ही होगी कि आपका एवरीडे मतलब जो रोज रूटीन का ऑब्जर्वेशन है, आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हो अपने आसपास। अगर आप रोज रूटीन से करंट अफेयर देखते हो तो आप ऑब्जर्व तो कर ही रहे हो, वही चेक करने के लिए ये करंट अफेयर पूछता है। साइंटिफिक एक्सेप्ट एज अ मे बी एक्सेप्टेड ऑफ
any educated person. The test will be also include question relating to India and its neighboring country. मतलब इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा और इंडिया के आसपास की जो कंट्री है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा, जो भी इंडिया के साथ कंट्री लगती है, जो भी देश भारत के साथ लग रहा है उसके साथ। प्रिटेनिंग टू स्पोर्ट, और स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री से भी मिलेंगे, हिस्ट्री में कल्चर से भी मिलेंगे, आर्ट एंड कल्चर से, जियोग्राफी इकोनॉमिक्स से भी मिलेंगे, जर्नल पॉलिटी से भी मिलेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेंगे एक दो क्वेश्चन, साइंटिफिक रिसर्च से भी मिलेंगे आपको। दीज क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर्स अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन से स्टडी करेगा ना, मतलब रोज रेगुलर बिहाफ पे स्टडी करेगा, तो उनके लिए इजी है। क्या पूछा है? करंट अफेयर पूछेगा, वो आपकी जनरल अवेयरनेस चेक करने के लिए पूछता है। करंट अफेयर पूछ लेगा, आर्ट एंड कल्चर पूछ लेगा आपसे एक दो क्वेश्चन, हिस्ट्री से पूछ लेगा, जियोग्राफी से एक दो क्वेश्चन पूछ लेगा, इकोनॉमिक्स से एक दो क्वेश्चन पूछेगा और पॉलिटी से पूछ लेगा एक दो क्वेश्चन, साइंटिफिक रिसर्च से भी पूछ लेगा एक दो क्वेश्चन और स्पोर्ट्स से भी एक दो क्वेश्चन पूछेगा। मेजरली जो जो इसने डिफाइन किया ना, उन्हीं से ये क्वेश्चन पूछेगा, वही पढ़ना है आपको और कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या होगा? द सेक्शन विल बी इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर आएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, नंबर से रिलेटेड ज़्यादा टॉपिक है इसमें, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम और टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क आप अभी कर रहे हो, इंटरेस्ट आपको आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, रेशो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज और मेंसुरेशन। ये आप हर एग्जाम में पढ़ते ही पढ़ते हो, ये चैप्टर तो हर एग्जाम में पढ़ते हो, नंबर सिस्टम हर एग्जाम में पढ़ते हो आप। और हिंदी इंग्लिश में क्या आएगा? कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए हमें हिंदी, एंड देयर बेसिक कंप्रीहेंशन विल बी टेस्टेड। बेसिक इंग्लिश में आनी चाहिए हमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, सिनोनियम एंटोनियम का पता होना चाहिए हम लोगों को, फ्रेजल वर्ब पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होगी। और एक आएगा क्लोज टेस्ट भी आ जाएगा, आप लोगों से पूछेगा कह तो रहा है कंप्रीहेंशन। ये सारा हमारा क्या होगा? हिंदी इंग्लिश का सिलेबस हो गया। आई होप आप लोगों को एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। और मैं बता देती हूँ इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है इसमें, मैं आपको अभी बता देती हूँ यहाँ पे कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। नेगेटिव मार्किंग जो होगी ना इसकी 1/4 होगी। कितनी होगी? 1/4 यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी इतनी। और जो फीमेल है ना, उनके लिए हाइट कितनी चाहिएगी? उनके लिए, फीमेल के लिए हाइट कितनी चाहिए होती है? 157 सेंटीमीटर चाहिए होती है। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया है। इस फॉर्म को आप इजीली फिल कर सकते हो। और मेल के लिए वो चेस्ट वगैरह भी मेजर की जाती है और उनकी हाइट भी होती है। नेक्स्ट, हमने अभी यूट्यूब पे अपनी क्लासेस चलाई हुई है यूपीएसआई के लिए और यूपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, वो इवन एसएससी जीडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स के वही सेम टॉपिक है जो हमारे यूपीएसआई में आएंगे और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में आएंगे, वही एसएससी जीडी में भी आ रहे हैं हमारे मैथ्स के टॉपिक। और वही हिंदी भी हम अभी शुरू करेंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी भी वही है सेम, और रीजनिंग भी वही है बिल्कुल। कोडिंग डिकोडिंग अभी मैंने आपको बताया था, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, सारे क्या है? एसएससी जीडी के सेम टॉपिक है हमारे। आप यहाँ से कवर कर सकते हो उसको अच्छे से, हमारे चैनल को ज्वाइन करके यहाँ से कवर कर लेना। रेशो एंड प्रपोर्शन आज ही हमने क्लास ली थी लाइव, हमारे चैनल पे लाइव क्लास चलती है। ये आपका एक टॉपिक भी है, आपने देखा होगा रेशो एंड प्रपोर्शन क्या है आपका। रेशो एंड प्रपोर्शन एक टॉपिक भी तो दिया हुआ है, मैथ्स में दिया हुआ है रेशो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, स्पीड, वर्क, टाइम, नंबर सिस्टम, ये सब चीज़ें दी हुई है। हमारी क्लासेज होती है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। हमारे चैनल को जब भी आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे ना, आप एग्ज़ाम के लिए 100% एलिजिबल हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों का रिवीजन होगा। जिन लोगों ने रिवीजन कर लिया उनके लिए भी अच्छा है और अच्छे से हो जाएगा। मौल विधि की क्लास होती है हमारी शाम को, आप 2 बजे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बजे हमारी पॉलिटी की क्लास होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर, सम्राट एजुकेशन हब पर, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और करंट अफेयर की डेली क्लास होती है हमारे, एक दूसरा चैनल है ज्ञानपुर चैनल, 11 बजे सुबह। कितने बजे होती है? सुबह 11 बजे होती है, उस पर आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको करंट की सारी नॉलेज मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इवनिंग में हमारी क्या होगी, 5 बजे इवनिंग में हमारी मैप से हम क्या बताएंगे, ज्योग्राफी को कराएंगे। किससे? विद द हेल्प ऑफ मैप।
किसकी हेल्प से कराएंगे? मैप की हेल्प से हम कराएंगे ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी जो मैप की हेल्प से पढ़ेगा कि मतलब कितनी कंट्रीज़ है, कौन सा ओशियन कहाँ पड़ता है, कैसे पड़ता है, आप मैप के थ्रू पढ़ोगे तो आप कभी नहीं बोलोगे। तो आप हमारे ज्ञानपुर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हर टॉपिक की फ्री में पीडीएफ उपलब्ध करने के लिए आप हमारे ज्ञानपुर ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी। और ज्ञानपुर चैनल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप उसमें यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, पीसीएस की भी कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस की भी। और हमारे सम्राट एजुकेशन हब जो है हमारा चैनल, वो आपको सारे एसएससी के जो भी जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रिपेयर कराएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़।